चलिए चलिए फिर आज केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में हम शुरुआत से क्या करेंगे बताएंगे। देखिए ध्यान से, पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश के बारे में चलेंगे। प्रकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट बोलते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश क्या है, समझना है बात। प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश वह माध्यम, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या कारक है। प्रकाश वह माध्यम या क्या है? कारक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को, दुनिया के किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिसकी सहायता से हम दुनिया की किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया जी? अब देखो ध्यान से, प्रकाश डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश वस्तुएं जो है, वस्तुएं के बारे में पढ़ेंगे हम कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। देखिए ध्यान से, अभी हम देखें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या क्या है, कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। क्या क्या वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं और क्या है, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ध्यान दो इधर। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या है, माने कि वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं क्या करता है, उत्पन्न करता है। वह वस्तुएं जो प्रकाश क्या करता है, स्वयं क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो प्रकाश क्या करता है, स्वयं क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। देखिए ध्यान से, प्रदीप्त वस्तुओं में एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। जैसे सूर्य, जैसे में क्या है, सूर्य। सूर्य के नाम सुने हम? सूर्य क्या है? सूर्य जो है प्रकाश खुद क्या करता है, देता है। तो ये कौन सी वस्तुएं कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, और क्या क्या हो सकता है, लालटेन है। जैसे सूर्य है, लालटेन है, और भी कुछ हो सकता है। जैसे सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है आदि। ध्यान दीजिए, जो वस्तुएं प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में क्या क्या है, सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, और क्या है, आदि है। अनेक प्रकार की हो सकती है। देखिए सूर्य क्या है, समझेंगे बात। सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वो किसी की सहायता लेता नहीं है। बीच में से आप बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सूर्य क्या है भाई, सूर्य क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, इससे किसी की जरूरत पड़ता नहीं है। जैसे लालटेन है, लालटेन की भी जरूरत नहीं पड़ता। लालटेन में क्या करते हैं, तेल भर देते हैं और क्या करता है, उसकी बत्ती जलता है, तो क्या करता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, मोमबत्ती क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ध्यान दें, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं क्या करता है, पता है जी, जो वस्तुएं क्या करता है, प्रकाश स्वयं क्या करता है, उत्पन्न करता है, हम उसे क्या करते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या है, सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, और क्या है, आदि। बात समझ में आया? अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जो वस्तुएं प्रदीप्त की सहायता से, जो वस्तुएं प्रदीप्त की सहायता से क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। जो वस्तुएं प्रदीप्त की सहायता से प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए जैसे अगर मान लो कि पृथ्वी है, नाम सुने पृथ्वी, पृथ्वी को जिसको आप रहते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है भाई, किस किस बात मत करो जी,
पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की सहायता से क्या करती है? प्रकाश देती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की सहायता से क्या करती है? प्रकाश देती है। सूर्य क्या कर रहा था? सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? किसी की सहायता से। किसकी सहायता से? सूर्य की सहायता से। देखिए सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? पृथ्वी चलता है। सूर्य के चारों तरफ क्या चलती है? पृथ्वी चलती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। अब चार्ज होने के बाद पृथ्वी क्या करती है? चमकती है। तो पृथ्वी किसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करती है? सूर्य के द्वारा। देखिए सूर्य किसी की सहायता नहीं लेता है तो क्या है? प्रदीप्त है। अब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की सहायता लेता है तो क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तु है। तो अदीप्त में क्या क्या आ गया पता है जी? पृथ्वी है, और भी कुछ हो सकता है। पृथ्वी के बाद क्या क्या हो सकता है बोलिए तो? पृथ्वी है, मेज है, जिस मेज ये चमक रहा है तो किसकी सहायता से चमक रहा है? लाइट की सहायता से। पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है, ये सभी क्या है? कौन से वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो ध्यान दीजिए वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन वस्तुएं हैं? प्रदीप्त वस्तुएं और क्या है? अदीप्त वस्तुएं। समझ में आया? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ये क्या करता है पता है? प्रकाश स्वयं क्या करता है? उत्पन्न करता है। और ये अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रदीप्त की सहायता से क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे है पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है आदि। देखिए पृथ्वी क्या है? किसकी सहायता से प्रकाशित होती है? सूर्य की सहायता से। जैसे मेज है तो लाइट की सहायता से दिखाई दे रहा है। कुर्सी है, कुर्सी भी किसकी सहायता से दिखाई दे रही है? लाइट की सहायता से। ये क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तुएं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? देखिए ध्यान से, प्रकाश समझ में आया होगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिसकी सहायता से दुनिया की कोई वस्तु हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपको हम देख रहे हैं तो आपको देख रहे हैं तो क्या है पता है जी? प्रकाश है। प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट को बंद कर देंगे तो दिखाई नहीं देंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम या क्या है? कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। अब वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन वस्तुएं हैं? प्रदीप्त और क्या है? अदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन है? जो स्वयं प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे में क्या क्या है? सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है और भी है। बस समझ में आया? और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं प्रदीप्त की सहायता से प्रकाश क्या करता है? स्वयं उत्पन्न करता है। प्रकाश प्रदीप्त की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है? अदीप्त वस्तुएं। याद हो गया? जैसे पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं आता? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम क्या है? देखिए प्रकाश जिस पदार्थ से होकर, आसान है एकदम, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकता है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर, जिस वस्तु से होकर गमन कर सकता है, जा सकता है, हम उसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जब जिस पदार्थ से होकर जा सकता है उसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला जो है पारदर्शक, पहला पारदर्शक, दूसरा पारभाषक, पारभाषक, पारभाषक और तीसरा अपारदर्शक, अपारदर्शक, अपारदर्शक। देखिए प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं? पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पहले समझ में आया हो प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकता है, जा सकता है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। देखिए ध्यान से, पारदर्शक का मतलब क्या होता है? जिसमें से प्रकाश आसानी से क्या पूर्ण रूप से आर पार क्या हो जाए, निकल जाए, उसे बोलते हैं पारदर्शक। मतलब देखा जा सके, आर पार देखा जा सके। जैसे कांच है, जैसे में क्या हो सकता है? कांच, जल है, वायु है आदि। कांच, जल, वायु आदि, ये क्या है? पारदर्शक का एग्जाम्पल है।
पारदर्शक किसे कहते हैं? जब प्रकाश जिस पदार्थ से होकर एकदम आर पर क्या हो, पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं पारदर्शक। जैसे कांच है, जल है, वायु। पारभासक किसे कहते हैं? जब प्रकाश का आंशिक माने कम अंश, जब प्रकाश का थोड़ा सा अंश, जब प्रकाश का आंशिक भाग जिस पदार्थ से होकर जाता है उसे बोलते हैं पारभासक। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच, भीगा हुआ कागज, भीगा हुआ कागज। जैसे घिसा हुआ कांच, भीगा हुआ कागज। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? पारभासक है। अपारदर्शक क्या है? जब प्रकाश ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल बाहर न निकले, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल बाहर न निकले, जैसे दीवार है, घर के दीवार में उसमें से प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, उसे हम बोलेंगे अपारदर्शक। माने ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल बाहर न निकले तो उसे बोलते हैं अपारदर्शक। देखिए ध्यान से, प्रकाश फिर समझेंगे हम प्रकाशिक माध्यम क्या है। जब प्रकाश की किरण जिस पदार्थ से होकर गमन कर सकता है, जा सकता है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। पारदर्शक का अंश जिसमें से प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं पारदर्शक। जैसे कांच है, जल है, वायु है। पारभासक किसे कहते हैं? जिसमें से प्रकाश की किरणें क्या हो, आंशिक भाग थोड़ा सा भाग बाहर निकले तो उसे बोलते हैं पारभासक। जैसे घिसा हुआ कांच, भीगा हुआ, जैसे घिसा हुआ कांच, भीगा हुआ कागज। अपारदर्शक किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एकदम बाहर नहीं जाता, निकलता, उसे बोलते हैं अपारदर्शक। समझ में आया होगा? सोचते हैं हम प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक समांग माध्यम में, जब प्रकाश एक समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युतीय मार्ग से होकर जाता है, जब प्रकाश समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युतीय मार्ग से होकर जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश की किरणें कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? जब प्रकाश समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युतीय मार्ग से होकर जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश की किरणें कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, ध्यान देना है। पहला अभिसारी, पहला क्या है? अभिसारी किरणें। पहला कौन सी किरणें है? अभिसारी किरणें। दूसरा क्या है? अपसारी किरणें। अपसारी। दूसरा क्या है? अपसारी किरणें। पहला क्या है? अभिसारी किरणें। दूसरा क्या है? अपसारी किरणें। और तीसरा क्या है? समांतर किरणें। तीसरा क्या है? समांतर किरणें। तीसरा कौन सी किरणें है? समांतर किरणें। देखिए प्रकाशिक किरणें किसे कहते हैं हम? प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं हम? जब प्रकाश समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में विद्युतीय मार्ग से होते हुए जाती है तो हम बोलते हैं प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और क्या होते हैं? समांतर किरणें। अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, समझेंगे। हम बारी बारी से समझेंगे कि अभिसारी किरणें कैसे हम पहचानेंगे कि अभिसारी किरणें हैं। देखिए ध्यान से, कोई मान लो बिंदु है, इस बिंदु में जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आ रहा है और एक बिंदु पर क्या है, देखिए बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं और एक बिंदु पर मिल रही है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो हम उसे बोलते हैं अभिसारी किरणें। क्या बोलते हैं उसे? अभिसारी किरणें। जब प्रकाश की बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो ऐसी किरणें को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणें। जैसे बहुत सारे किरणें हैं, ये सारे किरणें क्या है, एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है, इससे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणें। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणें। अब देखिए ध्यान से, अपसारी किरणें किसे कहते हैं? अपसारी किरणें इसके उल्टा है, जस्ट उल्टा। देखिए ध्यान से, जैसे कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से देखिए ध्यान से, मान लो कि कोई ये बिंदु है
और इस बिंदु से बहुत ज्यादा किरणें प्रकाश की क्या हो रही है, जा रहे हैं दूसरी जगह। लेकिन अभी देखे थे कि अभिसारी किरणें किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, मिल रही थी, उसे बोलते थे अभिसारी किरणें। अब क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें। तो अपसारी, ध्यान दीजिए, अपसारी किरणें किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसके उल्टा है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें क्या है, जाती हुई प्रतीत होगी, हम उसे बोलेंगे अपसारी किरणें। जब प्रकाश की बहुत ज्यादा किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसे बोलते हैं अपसारी किरणें। उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरणें। अब ध्यान दीजिए आगे, तीसरा क्या है, समांतर किरणें। ये बहुत आसान है एकदम, तीसरा भी आसान है। देखिए समांतर किरणें, समांतर किरणें, ये समांतर किरणें किसे कहते हैं, जब प्रकाश की बहुत ज्यादा किरणें एक दूसरे की क्या हो, समांतर हो। जब प्रकाश की बहुत ज्यादा किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे किरणों को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरणें कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा किरणें हैं, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ऐसी किरणें को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की बहुत ज्यादा किरणें हैं, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसको बोलते हैं पैरेलल रेज बोलते हैं इसको। मैं समांतर एक दूसरे की किरणें हैं तो क्या बोलेंगे, समांतर किरणें। समझ में आया होगा कि प्रकाशित किरणें कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और समांतर किरणें। अभिसारी किरणें किसे कहते हैं, देख रहे थे प्रकाश की किरणें बहुत ज्यादा एक ही बिंदु पर आकर मिल रही थी, उसे बोलते थे हम अभिसारी किरणें। जब एक ही बिंदु से जाती हुई वापस हो रही है, उसे बोलते थे अपसारी किरणें। तो प्रकाश की बहुत ज्यादा किरणें दूसरी की क्या थी, समांतर थी, हम उसे बोलते थे समांतर किरणें। समझ में आ गया होगा प्रकाश की किरणें क्या है। जिसमें प्रकाश के गुण हम बताएंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। और देखिए प्रकाश के गुण में हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकाश के गुण को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश के गुण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए प्रकाश के निम्न 3 गुण हैं। प्रकाश के निम्न कितने गुण हैं, 3। हम बताए थे पिछले दिन कि प्रकाश के निम्न 3 गुण कौन कौन है भाई, पता है क्या क्या है। प्रकाश के पहला गुण क्या है, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, गति करते हैं। प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, गति करती है, मतलब चलती है। जैसे ट्रेन चलता है सेम उसी तरह प्रकाश का वेग भी क्या होता है, चलता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, चलती है। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर कितना होता है, 8 किलोमीटर। और ये क्या होता है, मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड। देखिए याद रखना है कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड। या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 के पावर 8 क्या करेंगे, मीटर। और सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। देखिए ध्यान से, प्रकाश के 2 गुण याद हो गया। प्रकाश क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, चलती है। दूसरा क्या है भाई, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर क्या होता है, सेकेंड। और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, दृश्य प्रकाश। दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश, ध्यान दीजिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, पता है जी, कितना होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना बताए थे, 3900 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बीच होता है। देखिए ध्यान से, 3 बातें याद हुआ होगा। प्रकाश के गुण जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी 3 जो है गुण कौन कौन था। पहला गुण था कि प्रकाश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, चलती है। दूसरा क्या था भाई, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। और उसको हम लिख सकते हैं मीटर, सेकेंड को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आया। तीसरा गुण क्या था,
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। कितना होता है? 3901 ऊपर बिंदु देंगे तो एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है? बीच। याद हुआ? प्रकाश के कितने गुण हो गया? 3 गुण। देखिए परीक्षा में आएगा, क्वेश्चन आएगा प्रकाश क्या है, प्रकाश के निम्न 3 गुणों को या गुण को क्या कीजिए बताइए। बता देंगे आप लोग? प्रकाश क्या है बताए थे पीछे की प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश हुआ माध्यम या क्या है? कारक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? पूरे संसार की किसी वस्तु को आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश के कितने गुण थे? 3। कौन कौन गुण थे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है, पहला हो गया। दूसरा क्या था? प्रकाश का निर्वात में कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आया? तीसरा क्या था? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से कहां तक? 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है? याद हो गया बात? अब देखिए प्रकाश के परावर्तन क्या है, समझेंगे बात कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के निम्न गुण बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है समझेंगे बात। देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, जैसे हम बताए थे कि कोई मान लो कि मिरर है। क्या है? मिरर मतलब क्या है? शीशा, दर्पण बोलते हैं इसको। देखिए ये मान लो कि क्या है? मिरर। देखिए मिरर है, जैसे कि एक किनारे M1 है, दूसरे किनारे क्या है? M2 है। देखिए मिरर क्या है? एक किनारे M1 है, दूसरे किनारे क्या है? M1 है। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में क्या होती हैं? पहुंचती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम क्या करती हैं? पहुंचती हैं। उसके तल से टकराने के बाद कुछ अंश या संपूर्ण भाग कहाँ होता है? वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हुआ? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में पहुंचती हैं, तो उसके तल से टकराने के बाद, किसके तल से? दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराने के बाद प्रकाश के कुछ अंश या संपूर्ण भाग क्या होता है? वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? देखिए ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ से प्रकाश चलना प्रारंभ किया, देखिए आ रहा है प्रकाश, इसके दूसरे जो समांग माध्यम क्या है? दूसरा माध्यम क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर। हवा से आ रहा है, वायु से आ रहा है, अब मिरर से क्या हुआ? टकरा गया, और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस चला गया। तो कुछ अंश या संपूर्ण भाग वापस चला जाएगा, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में पहुंचती हैं और दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराकर उससे क्या होते हैं? कुछ अंश या संपूर्ण अंश क्या होता है? वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हो गया? देखिए जब देखिए ये किरणें जो है आ रही हैं, अब मिरर से टकरा कर वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम बीच से अगर 90 अंश का कोण सीधे खींचेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। जो सीधे 90 अंश का जो एंगल बनाते हुए किरण खींच रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, हम क्या रेखा खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। देखिए आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित। आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। याद रहेगा बात? जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। देखिए आने वाले किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जानने वाले किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। बीच में जो रेखा है क्या बोलते हैं? उसको अभिलंब। याद हुआ बात कि नहीं याद हुआ? याद हो गया? देखिए आने वाले किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रेज। इसलिए इसको हम किससे लिखते हैं? आई से। और जाने वाले किसे बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रेज। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन रेज। इसलिए किससे प्रदूषित होते हैं? याद रहेगा बात? आने वाले किरण को आपतित किरण, जानने वाले किरण को परावर्तित किरण, बीच में जो 90 अंश का एंगल बनाती हुई रेखा खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं।
तो आने वाले किरण से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रेज। जाने वाले से एंगल बनता है तो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन रेज। इसलिए इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे किसे लिखते हैं आर से। याद होगा कि नहीं याद होगा? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, याद हो गया? जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे समान माध्यम में क्या होती हैं, पहुंचती हैं और उसके तल से क्या होती हैं, टकराती हैं। टकराने के बाद कुछ अंश या संपूर्ण अंश वापस चला जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम समझेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है समझना है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्न कितने नियम हैं, 2 नियम। एकदम याद हो गया होगा। देखिए क्या क्या आप लोग याद हो गया आज? प्रकाश के गुण याद हो गया, 3 गुण। प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन याद हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। कौन कौन नियम है, 2 नियम? देखिए ध्यान से, एकदम आसान है एकदम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्न कितने नियम हैं, 2 नियम। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए इंसिडेंट रेज को हम हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। तो देखिए ध्यान से, पहला नियम समझ हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। देखिए इसीलिए हम लिखते हैं एंगल आई बराबर क्या लिखते हैं, एंगल आर। क्या लिखते हैं, एंगल आई बराबर क्या लिखते हैं, एंगल आर। यानी इंसिडेंट रेज किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन रेज के बराबर। याद हुआ? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने निम्न नियम हैं, 2 नियम। कौन कौन है नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। तुम्हारे चलो चलो चलते हैं आगे। देखिए गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या है, परिभाषा कैसे याद करेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का क्या होता है, पृष्ठ के एक भाग। कितने भाग, एक भाग। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले, किसी कांच के खोखले, पाइप देखे हैं, पाइप नो। गोलीय दर्पण किसे कहता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग, एक भाग। कितने भाग होता है, एक भाग। याद हुआ? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग होते हैं, एक भाग। कितने भाग, एक भाग। याद हुआ? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग, एक भाग होता है, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई कांच के खोखले गोला ये है, इसके किस 2 पार्ट में 20 से काट देंगे तो मान लीजिए कितने पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट हो गया ऐसे और एक पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ के कितने भाग होते हैं, एक भाग। इसमें से कोई एक भाग कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का काट देंगे 20 से, तो कोई भी एक भाग क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। याद हुआ? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग होते हैं, एक भाग होते हैं। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। याद हुआ? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। याद हो गया नो? एक क्या होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। देखिए किसी कांच के खोखले गोले के हम 2 पार्ट करेंगे तो एक बन जाएगा पार्ट अवतल और दूसरा क्या बनेगा, उत्तल। तो कैसे हम पहचानेंगे कि अवतल है और कैसे पहचानेंगे कि उत्तल है, बताइए तो। देखिए ध्यान से,
अवतल दर्पण। पहला पार्ट क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। याद रहेगा, पहला पार्ट क्या है? अवतल दर्पण। और दूसरा पार्ट क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनकेव। क्या बोलते हैं इसको? कनकेव। और कनकेव और दर्पण को तो रहते ही है मिरर बोलते हैं। और इसको हम उत्तल को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। अब मिरर तो मिरर है ही, बस समझ में आया? देखिए ध्यान से, जो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स स्फेरिकल मिरर। कौन कौन है? कनकेव मिरर और क्या है? कन्वेक्स मिरर। याद रहेगा बात? यानी दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन है? अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। तो किसी कांच के खोखले गोले को 2 पार्ट करते हैं तो एक बन जाता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या बनता है? उत्तल दर्पण। याद हो गया? अब अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे कि अवतल है और कैसे पहचानेंगे कि उत्तल है? देखिए ध्यान से, कैसे पहचानेंगे? अगर हम देखिए ध्यान से, ये अगर मान लीजिए कि ये दर्पण के कांच के खोखले गोले के एक पार्ट है, और इसको अगर मान लीजिए कि हम उठा हुआ भाग, क्या करेंगे? उठा हुआ भाग पर, माने ऐसे कांच के खोखले गोले के पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो उठा हो और उठे हुए भाग पर क्या कर पालिश किया जाए। उठे हुए भाग से क्या किया जाए? पालिश किया जाए। उठे हुए भाग से पालिश किया जाए और वहां से प्रकाश की किरणें आए और वापस चला जाए। प्रकाश की किरणें आ रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है? वापस चला जाए। मतलब कि दर्पण के ऐसा भाग जिसके उभरा हुआ जो पार्ट हो और उस पर कलई कर दे और प्रकाश डाले तो रिटर्न में क्या है? वापस चला आ जाए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे? उठा हुआ भाग रहेगा, उठा हुआ भाग रहेगा और उस पर क्या रहेगा? पालिश या कलई किया गया रहेगा। कलई मतलब पेंट। तो उससे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मीन्स क्या है? उठा हुआ भाग को क्या किया जाएगा? यानी पेंट किया जाएगा या तो पॉलिश किया जाएगा, प्रकाश वहां से क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। देखिए आप यानी हाथ से छू कर भी बता सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है। जब उठा हुआ भाग को क्या रहेगा? पॉलिश किया जाएगा तो हम पहचान जाएंगे क्या है? अवतल दर्पण। बात समझ में आई तिवारी जी? आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब उत्तल दर्पण क्या है समझेंगे बात। देखिए उत्तल दर्पण क्या है? देखिए उत्तल दर्पण को अभी इंग्लिश में हम क्या लिखे थे बताइए तो? कन्वेक्स। क्या लिखे थे? कन्वेक्स मिरर लिखे थे। लिखे थे ना कन्वेक्स मिरर। देखिए उत्तल दर्पण क्या है? यानी कि कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का ऐसा भाग, अभी देखे तो उभरा हुआ भाग को क्या करते थे? पॉलिश करते थे। अब हम क्या करेंगे? हम धंसा हुआ भाग को क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। देखिए कांच के ये खोखले गोले के मान लीजिए कि एक पृष्ठ है। कांच के खोखले गोले के क्या है? एक पृष्ठ है। और यहाँ पर हम क्या किए हैं पता है जी? धंसे हुए भाग को क्या कर दिए? पॉलिश या कलई कर दिए। कलई मतलब पेंट होता है। और जब प्रकाश हम डाल रहे हैं, अब प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से क्या हुआ? रिटर्न चला गया वापस। समझिए ध्यान से। उसमें क्या था? उठा हुआ भाग को क्या करते थे? कलई करते थे या तो पॉलिश करते थे। और इसमें क्या कर दिए हम? धंसा हुआ भाग को क्या किए हैं? कलई या पॉलिश करेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसा दर्पण जो धंसा हुआ भाग से क्या हो? प्रकाश क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो यानी कि अभी देखे हम कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के थे। कौन कौन? अवतल दर्पण और क्या था? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मीन्स क्या है? उठा हुआ भाग पर हम पॉलिश या क्या करते हैं? कलई करते हैं और वहां से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। और उत्तल दर्पण का मीन्स क्या है? धंसा हुआ भाग को क्या करते हैं? पॉलिश या कलई करते हैं या पेंट करते हैं और वहां से प्रकाश क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और क्या है? उत्तल दर्पण। बस। और फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषा, हम डिफिनेशन बताएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में गारंटी के साथ आने वाला है। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और उसमें पहला परिभाषा क्या है समझेंगे। देखिए पहला परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। पहला परिभाषा क्या है? दर्पण का ध्रुव। देखिए कौन? दर्पण के ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलेंगे? ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से। तो दर्पण के ध्रुव क्या है जिससे ध्यान देना है? ये कौन सा दर्पण है?
ये अवतल दर्पण है। कैसे पता लग रहा है कि अवतल दर्पण है? देखिए ध्यान से, उभरा हुआ भाग पर हम कलई किए रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और धंसा हुआ भाग पर कलई किए रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। देखिए कोई भी दर्पण हो, किसी दर्पण के किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कि ये दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के हम मध्य बिंदु, अवतल दर्पण के क्या कर रहे हैं? मध्य बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है और जहां काटती है उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। याद हुआ? गोलीय दर्पण किसे दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? याद हुआ? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, आगे क्या है? ये पहला परिभाषा था। कम से कम ध्यान देना है, 6-7 परिभाषा हैं और सातों परिभाषा को हम समझेंगे। दर्पण का ध्रुव सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? क्या है दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या है? क्या समझेंगे हम? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए बढ़िया से पढ़िए ध्यान से, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है समझेंगे बात हम। पीछे हम बताए थे कि कोई देखिए जैसे कि स्फीयर यानी कि गोला लेते हैं, गोले के मैथ पढ़ते हैं कि गोले के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं उसको, सी से लिखते हैं। बस समझ में आया? उसी प्रकार दर्पण के, उसी प्रकार क्या करेंगे हम? गोलीय दर्पण के माने पूरा जो गोलीय दर्पण हो, अवतल उत्तल की बात नहीं बोल रहे हैं हम, किसकी बात बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ऐसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम आधे पार्ट को काट दिए तो ये पार्ट हो गया है, इधर से जोड़ेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? अवतल दर्पण। इधर वाला क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो देखिए सेंटर यहाँ पर लगभग मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंटर यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। 2 परिभाषा याद हुआ। पहला परिभाषा क्या था? दर्पण का क्या था? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के क्या बोलते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसे हम क्या करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है समझेंगे बात कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। किसी गोलीय दर्पण के कोई भी गोलीय दर्पण हो, यानी कि अवतल हो या उत्तल हो, किसी गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? किसी गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? दर्पण के वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए कि देखिए दर्पण के ध्रुव क्या है? ये दर्पण के क्या है? ध्रुव। ये क्या है? वक्रता क्या है? केंद्र। इनकी दूरी जो है यही क्या कहलाता है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण
दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे कैपिटल आर से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। देखिए अभी तक हमने किस तरह परिभाषा देख ली है, हम दर्पण के ध्रुव देख लिए, उसके बाद हम क्या किए, दर्पण के वक्रता केंद्र देख लिए, दर्पण के वक्रता त्रिज्या देख लिए ना जी? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? देखिए ध्यान से, चौथा क्या है? चौथा डिप्रेशन क्या है, परिभाषा क्या है? देखिए परिभाषा चौथा क्या है, समझेंगे बात है। देखिए मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या है? चौथा नंबर 4 क्या है? मुख्य फोकस। चौथा क्या है? मुख्य क्या है जी? फोकस। मुख्य फोकस अथवा क्या है? फोकस। मुख्य फोकस अथवा क्या है? फोकस। देखिए परीक्षा में ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। देखिए ये दर्पण कौन सा दर्पण बन गया हमारे पास? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। देखिए हम इसके बीचों बीच हम किसी दर्पण के गोलीय दर्पण के बीचों बीच रेखा खींचते हैं उसके तल के बीच से, तो उसको बोलते हैं दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। अगर मान लीजिए कि गोलीय दर्पण के समांतर, गोलीय दर्पण के समांतर, गोलीय दर्पण के समांतर, समांतर मतलब समान माने बराबर, गोलीय दर्पण के समांतर अगर किरणें आ रही हैं, गोलीय दर्पण के समांतर किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद, किससे टकराने के बाद? दर्पण से टकराने के बाद, किससे टकराने के बाद जी? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए मुख्य अक्ष को ये बिंदु पर काटी है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है? काटती है। देखिए ये कहाँ काट दी है? यहाँ पर काट दी है। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। किसी गोलीय दर्पण के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है? उसके समांतर दर्पण से टकराने के बाद सारी किरणें जहां मुख्य अक्ष को क्या करती हैं? काटती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। इसे एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला पार्ट को हम F1 बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। तो मुख्य फोकस अथवा फोकस समझ में आया है? मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण के क्या होती है? तल से क्या होती है? टकराकर मुख्य अक्ष के जहां जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस अथवा क्या बोलते हैं? फोकस। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए सारे किरणें आई हैं, ये दर्पण से क्या हो रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उस बिंदु को? देखिए चलेंगे, फिर हम चलते हैं आगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझेंगे। पांचवा जो है मुख्य अक्ष क्या है। देखिए मुख्य अक्ष को पहले हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? मुख्य को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और अक्ष को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं अक्ष को? एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यानी मुख्य अक्ष क्या है, समझेंगे बात। देखिए किसी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी की बातें बोल रहे हैं। किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पता है जी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और क्या दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। याद होगा
प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय, जब किसी बोल रहे हैं तो अवतल या उत्तल कोई भी हो सकता है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद होगा? देखिए पांचवा था परिभाषा, कौन सा परिभाषा था? पांचवा परिभाषा क्या था? मुख्य अक्ष था। देखिए छठवां परिभाषा क्या है समझेंगे हम। 6 नंबर क्या है? देखिए ध्यान से, मुख्य क्या था? फोकस दूरी। क्या है जी? फोकस दूरी। क्या है? फोकस क्या है? दूरी। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। देखिए फोकस दूरी क्या है? अभी हम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। किसी दर्पण से क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? टकराता है। और टकराने के बाद देखिए ध्यान से, इसमें 3 हो गया तो इसमें 4 हो गया। देखिए किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। किसी दर्पण से प्रकाश क्या होता है? टकराता है। और टकराने के बाद क्या करता है? जिस बिंदु पर काटता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। देखिए इसमें फोकस दूरी क्या है? दिख रहे हैं ना? ये पी एफ क्या दिखाई दे रहा है? पी क्या है? एफ। यही क्या है? फोकस दूरी। यही क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। देखिए 6 परिभाषा हमने बता दिया। क्या क्या बताया परिभाषा में? दर्पण के ध्रुव, पहला क्या था? दर्पण के ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। दूसरा क्या था? वक्रता केंद्र। क्या था? वक्रता केंद्र। तीसरा क्या था? वक्रता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चौथा क्या था? मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस अथवा फोकस। पांचवा क्या था पता है जी? पांचवा अभी बताया था मुख्य अक्ष। और छठवा क्या था? फोकस दूरी। छठवा क्या है? फोकस दूरी। देखिए 6 परिभाषा हम बता दिए और 6 परिभाषा क्या करना है? उसमें से परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन क्या होगा? आएगा निश्चित। देखिए अगला क्या है? फोकस तल जो है 7वां परिभाषा क्या है? फोकस तल। 7 नंबर क्या है जी? फोकस क्या है? तल। देखिए फोकस तल किसे कहते हैं समझना है। देखिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से लंबवत, मुख्य फोकस के लंबवत। देखिए मुख्य फोकस के एक लंबवत रेखा खींच दी है। अभी खींचे थे, इसका नाम क्या था? F1। इसका नाम क्या था? F2। मुख्य फोकस के लंबवत जो रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस तल। यानी कि मुख्य फोकस के लंबवत, मुख्य फोकस के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। तो फोकस तल क्या है? F1 और क्या है? F2। फोकस तल क्या है? F1 और क्या है? F2। बस समझ गया। अब ध्यान दीजिए आगे। देखिए यहाँ पर 7 परिभाषा हो गया, इंपॉर्टेंट परिभाषा था। 7 में से परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन क्या होगा? आएगा। देखिए एक दो और भी यहाँ पर संबंध है, रिलेशन है, फार्मूला है यहाँ पर। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? फार्मूला वक्रता क्या है? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और किसमें? ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या है? संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या है? संबंध। देखिए संबंध हम कैसे निकालेंगे? संबंध, सब के ऊपर बिंदु है, बॉब के ऊपर बिंदु हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में क्या है? संबंध क्या है? वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? R से। और मुख्य फोकस को हम या फोकस को हम किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। तो F R में क्या रिलेशन है? F R में क्या रिलेशन है? हम बता चुके हैं पीछे कि F R में क्या रिलेशन था। देखिए ध्यान से, F बराबर फार्मूला होता है R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। देखिए F क्या है? फोकस दूरी है। R क्या है? त्रिज्या है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आसानी से निकलेगा। यानी कि ये R भी दिया रहेगा तभी निकालेंगे। R बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा? F। तो देखिए 2 फार्मूला हो गया। F बराबर R/2। तो R दिया रहेगा तो F निकल जाएगा, F दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? R निकल जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इसी को हम कराते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या निकालना है? फोकस दूरी। आप फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? अभी हम बताए थे कि F बराबर क्या होता है, फार्मूला R बाई क्या होता है 2। तो F बराबर R बाई 2 और R का वैल्यू दे दिया है। R का मान कितना दिया है? R बराबर कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। कैसे पहचान गए कि R दिया है? लिखा है वक्रता, क्या लिखा है? त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? R से। तो R का मान कितना दे दिया है? 40। अब बट्टा में क्या करेंगे? 2। तो देखिए ध्यान से, F बराबर कितना आ जाएगा? 40 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो कोई भी सवाल दिया रहेगा, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा? मुख्य फोकस निकालना रहेगा। तो F बराबर क्या लिख देंगे? R बाई 2। R का मान कितना है? 40। 40 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ऐसे कुछ समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? आया है। हेडिंग लिखवाएंगे वस्तु। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से चलकर जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से चलकर कहाँ टकराती हैं? दर्पण से टकराती हैं तो क्या कहलाता है? वस्तु। उसे क्या बोलते हैं? वस्तु, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से चलकर किसे टकराती है? दर्पण से टकराती हैं। तो जिस स्रोत से चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु। क्या बोलते हैं उसे? वस्तु। तो लिखिए इस बात को, लिखिए, बोलिए। देखिए, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें जिस प्रकाश क्या लिखे हैं? जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, हो गया जी। प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं। किसी दर्पण पर क्या होती हैं? आपतित मतलब पड़ती हैं। किसी दर्पण पर आपतित होती हैं। हो गया जी। उसे वस्तु कहते हैं। किसी दर्पण पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तु कहते हैं। याद हो गया? देखिए ध्यान से, फिर समझिए। किसी प्रकाश की स्रोत, समझिए ध्यान से, जिस प्रकाश की स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? किसी भी दर्पण पर क्या होती है? पड़ती हैं। तो उस स्रोत को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु। बात समझ में आया? अब अगला हेडिंग लिखिए प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? हेडिंग प्रतिबिंब। ये पहला था, लिख लीजिए। जो नहीं लिखे हैं लिखिए प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? हेडिंग प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। देखिए प्रतिबिंब लिखिए, इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। चलिए लिखिए, स्टार्ट कीजिए। बोले लिखिए, दर्पण से दर्पण के तल से, लिखिए दर्पण के तल से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद दर्पण के तल से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं, उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
इसे आई से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, आई से क्या करते हैं। फिर समझिए ध्यान से, देखिए क्या है वस्तु, क्या है प्रतिबिंब, क्या है, फिर समझ लीजिए एकदम, लिख लिए आप लोग। देखिए समझिए बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए तिवारी जी ध्यान दीजिए इधर, जैसे मान लीजिए कि आप ही से प्रकाश माने कि बल्ब का प्रकाश आ रहा है, आपसे टकराने के बाद किसी दर्पण से पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, दर्पण में पड़ रहा है। तो जहां आप क्या है, वस्तु है, आप क्या है, वस्तु। प्रकाश आ रहा है, आपसे टकराया, टकराने के बाद दर्पण, दर्पण सुन रहे हैं नो, दर्पण मतलब शीशा के मतलब नहीं है, दर्पण ये भी दर्पण है, जैसे कि आप दिखाई दे दिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो प्रकाश की स्रोत, देखिए किसी प्रकाश की स्रोत, कोई भी प्रकाश की स्रोत, मान जहां से प्रकाश आया आप वहां से ले लिए, वहां से फिर भेजे दूसरे जगह, तो किसी प्रकाश की स्रोत, किसी प्रकाश की स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती हैं, क्या होती है, दर्पण से क्या होती है, टकराती हैं। तो जो स्रोत था वही क्या कहलाता है, वस्तु। क्या कहलाता है, वस्तु। आप पर देखिए जैसे कि यहाँ पर है, एक ये किरणें है, 2 है, 3 है, ये टकरा कर ये दर्पण से टकरा रहा है, टकरा रहे हैं तीनों लोग। तो ये क्या है, जहां से चला है स्रोत से, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु। क्या बोलते हैं, वस्तु। तो यही वस्तु है। दर्पण से टकरा गया, टकराने के बाद 3 किरण, देखिए तीनों किरण आया और यहाँ पर कट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमेज बोलते हैं। इमेज मतलब परछाई, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, परछाई। क्या बोलते हैं, परछाई। देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। भोजपुरी में क्या बोलते हैं, परछाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। वस्तु, वस्तु क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जिस स्रोत से प्रकाश चलेगा और दर्पण से टकराएगा, उसी स्रोत को हम क्या बोलते हैं, पता है जी, वस्तु। और जहां टकराने के बाद जितनी किरणें वहां टकराया, टकराने को जहां काटेगी एक दूसरे को, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, या उसी को क्या बोलेंगे, इमेज। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया। वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है, दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो लिखिए अब प्रतिबिंब, लिखिए प्रतिबिंब के प्रकार, लिखिए प्रतिबिंब के प्रकार। हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार। हेडिंग लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। हेडिंग है प्रतिबिंब के प्रकार। हो गया जी। प्रतिबिंब के क्या है, प्रकार। देखिए प्रतिबिंब के प्रकार क्या है, ध्यान दीजिए। परछाई 2 प्रकार की बनती है, परछाई मतलब प्रतिबिंब, परछाई मतलब प्रतिबिंब, 2 प्रकार की बनती है। एक जो है क्लियर बनती है, एक आभास होता है। क्या होता है, आभास। तो देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, एक ध्यान से पढ़िए भाई, एक प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक, और दूसरा क्या होती है, एक वास्तविक और दूसरा क्या होते हैं, आभासी। क्या होती है, आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। देखिए परीक्षा में आएगा कि वस्तु के चाहे प्रतिबिंब की परिभाषा, ये भी है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। कौन कौन होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो पहला क्या है जी, बताइए तो, वास्तविक। पहला क्या है, वास्तविक, क्या है, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब, बिंब ऐसे भी लिखते हैं, बस समझ आया। और दूसरा क्या है जी, आभासी। दूसरा क्या है, आभासी। आभासी मतलब जो आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। परछाई कितने प्रकार की बनती है, 2 प्रकार के। कौन कौन है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। बस समझ आया जी। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो पहला हेडिंग क्या लिखेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हेडिंग वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, बात समझ में आया। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए इधर फिगर पर ध्यान दीजिए। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, यहां से किरणें चली और दर्पण से क्या हुआ, टकराया। और टकराने के बाद जब किसी प्रकाश की स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद एक दूसरे को क्या करती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर काट देगी, वास्तव में क्या करेगी, जिस बिंदु पर काट देगी। जब जिस बिंदु पर सारे किरणें काटेगी तो क्या बन जाएगा, परछाई। क्या बन जाएगा, परछाई, जैसे हमारा बन गया। देखिए वहां से प्रकाश चला है लाइट, और यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पर कट कर दिया, सारे प्रकाश किरणें कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है बोर्ड पर।
अब बोर्ड से टकराने के बाद नीचे चला जा रहा है तो परछाई बन जा रही है। अगर ये टकरा कर नीचे नहीं जाता, काटते नहीं एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब क्या होता? नहीं बनता। तो देखिए ध्यान, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होती है? चलती हैं, और दर्पण से क्या होती है? टकरा कर एक दूसरे को क्या करती हैं? वास्तव में जिस बिंदु पर काट देती हैं, तो हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। याद हुआ? उसे हम क्या बोलेंगे? चलिए चलते हैं फिर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, लिख लिए, देखिए देखिए यदि हो गया जी, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, 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 हो गया जी, प्रकाश की किरणें वास्तव में, प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, वास्तव में किसी बिंदु पर, हो गया, वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर क्या होती हैं? अभिसरित मतलब मिलती हैं। वास्तव में किसी बिंदु पर क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आई, देखिए ये आई है, देखिए जैसे आई वस्तुओं का, जैसे आई वस्तुओं का, जैसे आई वस्तुओं का, आई वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब है। आई वस्तुओं का वास्तविक क्या है? प्रतिबिंब है। आई वस्तुओं का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक क्या है? प्रतिबिंब है। अब लिखिए आभासी प्रतिबिंब। अब हेडिंग क्या लिखेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। देखिए हेडिंग आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। हो गया। लिखिए यदि दर्पण से टकराने के बाद, यदि दर्पण से टकराने के बाद, यदि दर्पण से टकराने के बाद, यदि दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें, 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 हो गया जी, प्रकाश की किरणें देख लिए, अभिसरित नहीं होती। अभिसरित मतलब मिलती नहीं, अभिसरित नहीं होती, अभिसरित नहीं होती, अभिसरित नहीं होती, अभिसरित नहीं होती, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अभिसरित नहीं होती तो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया जी? आदर्श आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? फिर समझ लीजिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, फिर समझेंगे हम। इधर देखिए ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, समझिए ध्यान से 5 मिनट। देखिए अगर प्रकाश की स्रोत क्या था, यहाँ पर O है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यहाँ से प्रकाश चला, बात समझ में आया? दर्पण से क्या हुआ? टकराया, और टकराने के बाद एक दूसरे को क्या किया? जिस बिंदु पर क्या कर दिया? काट दिया। तो ये वास्तव में काट दे रही है, जैसे काटेगी बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब यानी इमेज बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसे होगा भाई? जब प्रकाश के वस्तु से टकराती, वस्तु से आती है, दर्पण से क्या होती है? टकराती है, और टकराने के बाद एक दूसरे को काटेगी नहीं, या तो पीछे चला जाए या तो फैल जाए, तो ये क्या बन जाएगा? आभासी क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब महसूस होगा। तो
तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। बात नहीं समझ आ रहा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के आगे। अधिकांश क्या होगा? दर्पण के आगे। आगे का मीन्स देखिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं दिशा, इसको बोलते हैं बाएं, बाएं दिशा। बाएं दिशा में हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दाएं दिशा में। कहाँ बनेगा? दाएं दिशा में। याद रहेगा बात। तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दाएं। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बाएं। याद हो गया? चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लिख लिए आप लोग आवर्धन क्षमता। जी सर। देखिए आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता क्या है? देखिए ध्यान से। देखिए आवर्धन क्षमता को हम डिनोट करते हैं किससे? m से। और m बराबर सूत्र क्या होता है? v बटा में u बराबर क्या सूत्र था? I बटा में क्या था? o। देखिए इस सूत्र से कैसे परिभाषा आवर्धन क्षमता का बनेगा? देखिए I क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। o क्या है? वस्तु की लंबाई। देखिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए बोले जी सर। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, 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 किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। हो गया जी? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई लिख लिए जी जी। तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। हो गया जी? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते 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 हैं। हो गया जी? इसे m से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए? तो सूत्र लिखो m बराबर हाँ सूत्र लिखिए m बराबर v बटा में u इजकल टू I बटा में o। m बराबर v बटा में u इजकल टू I बटा o। हो गया सूत्र? यस सर। तो आवर्धन क्षमता समझ में आया होगा? आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और m बराबर क्या होता है? v बटा में u इजकल टू I बटा में o। याद हो गया? कोई दिक्कत? देखिए m क्या है बताइए तो? m क्या है? m बराबर क्या है? आवर्धन क्षमता। और v क्या है? ध्यान दो इधर। v क्या है? बताओ। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। भी जो है दर्पण से क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब मतलब परछाई की दूरी। और यू क्या है? दर्पण से क्या है? वस्तु की दूरी। दर्पण से क्या है? वस्तु की दूरी। दर्पण से क्या है? वस्तु की दूरी। और I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की क्या है? लंबाई। और O क्या है? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। नोट कर लीजिए। O क्या है? वस्तु की लंबाई। v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी, I प्रतिबिंब की लंबाई, o वस्तु की लंबाई। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, सवाल कराने वाले हैं इस पर।
नोट कर लिए। m बराबर क्या है, v बटा में u इक्वल टू i बटा में क्या है, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की नहीं लगा है, देखो ध्यान से, दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी की लगा लेना है, यहाँ भी की लगा लीजिए। दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की क्या है, लंबाई। चारों चीज समझ में आ गई बात की। यस सर। अब देखिए हेडिंग आगे क्या है, अगला हेडिंग। अब देखिए दर्पण से, देखिए ध्यान से, दर्पण से दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के क्या है जी, फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और किससे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध, संबंध। दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध। इसके लिए सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, दोनों के लिए है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों दर्पण के लिए है। 1/a बराबर सूत्र क्या है, 1/v प्लस क्या है, 1/u। तो देखिए ध्यान से ये सूत्र याद कर लीजिए, 1/a बराबर 1/v प्लस क्या है, 1/u। नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ हेडिंग नहीं है, देखिए इसी का, हाँ हेडिंग टाइप का है, उसी में सूत्र है। दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। ये 1/a बराबर 1/v प्लस 1/ क्या है, u। हो गया जी। देखिए ध्यान से, एप क्या है, एप को हम सवाल में क्या बोलेंगे, सवाल कराएंगे तो फोकस दूरी। एप क्या है, फोकस दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब दर्पण से वस्तु की क्या है, दूरी, वस्तु की दूरी। और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी। देखिए ध्यान से, एफ क्या है, फोकस दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। याद हो गया, 1/a बराबर 1/v प्लस क्या है, 1/u। कोई दिक्कत किसी को, मिटा दे नो। देखिए ध्यान, मिटा दे, जल्दी नोट कीजिए फटाफट एकदम, नोट कर लिए। तुम लोग ये हो गया नोट, चलो देखो ध्यान से, दो सूत्र बन गया। एक m बराबर क्या था, v/u बराबर i/o। दूसरा सूत्र क्या था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। एक और कल हम सूत्र बताए थे, देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन बताए थे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या बताए थे, पता है जी। a बराबर क्या बताए थे, r/, में क्या था 2, a बराबर r/, में क्या था 2, और r बराबर क्या था 2 गुणे क्या है। देखिए ध्यान से, ये तीनों सूत्र जिसको याद रहेगा, कौन कौन सूत्र पता है जी। m बराबर v/, में i इक्वल टू क्या था, i/, में o। दूसरा सूत्र था 1/, में a बराबर 1/v प्लस 1/u। तीसरा सूत्र a बराबर r/2 या r बराबर 2 गुणे क्या है a। तीनों सूत्र जिसको याद रहेगा, चैप्टर का 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, 15-16 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है, और सारा क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम कराएंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। अब पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट कर दीजिए। सारे तीनों हम क्या करेंगे, फार्मूला पर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोले, देखिए एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वस्तु की, एक अवतल दर्पण की, देख लिए, एक अवतल दर्पण की
हो गया। एक अवतल दर्पण की वस्तु की मतलब एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर है तो क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दे दिया है। कितना दिया है वक्रता त्रिज्या? 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो अभी बताए थे कि r जो है वक्रता त्रिज्या को हम r से बोल लिखते हैं और r दे दिया है। क्या दे दिया? r। तो हमें क्या निकालना है? f। तो f बराबर सूत्र अभी बताए थे तुरंत r/2 माने r के आधे कर देना है। तो कितना है? 20 बटा में क्या होगा? 2 और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं? वो 1 मिनट लगा, हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? नोट कर लिए? सब लोग नोट कर लिए? अगला सवाल हम बोलेंगे। बोले दूसरा सवाल लिखिए। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गया जी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हो गया जी। इसके सामने, इसके सामने 15 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु रखी हुई है। हो गया जी। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, इससे बनने वाले, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, हाँ इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया। स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की क्या है? स्थिति, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्थिति तथा आवर्धन क्षमता क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तीनों निकालना है। क्या क्या निकालना है जी? वस्तु की प्रकृति निकालना है, स्थिति निकालना है और क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता निकालना है। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या दिया है। पहले तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 था। कौन सा क्वेश्चन था? 2। देखिए प्रकृति, स्थिति, आवर्धन क्षमता निकालना है। आराम से समझिए क्या क्या दिया है सवाल में। देखिए क्या क्या दिया है। फोकस दूरी दे दिया है। क्या दे दिया है? कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे वस्तु की दूरी भी दे दिया। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? क्यू से। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। एक चीज और बात ध्यान देंगे हम। क्या ध्यान देंगे? अवतल उत्तल पहले समझ जाएंगे। सवाल में लिखा रहेगा कि अवतल है कि उत्तल है। ये कौन सा है? अवतल के। साफ लिखा है कि अवतल दर्पण के। किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए हम अभी बताए थे कि सभी मान क्या होते हैं? माइनस। क्या होते हैं? माइनस। माने ए भी माइनस, यू भी माइनस। आज जब परछाई यानी प्रतिबिंब बनेगा बाएं साइड में तो माइनस होगा और दाएं साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास एफ का मान दिया है तो माइनस, यू का भी मान क्या होगा? माइनस। तो यानी प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, स्थिति निकालना है, आवर्धन क्षमता भी क्या करना है? निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। प्रकृति मतलब बाएं बनेगा परछाई कि दाएं बनेगा, ये प्रकृति बताना है। स्थिति भी बताना है और आवर्धन क्षमता भी क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सूत्र क्या है? 1 बटा में F बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U।
देखिए एफ का मान कितना दिया है, 1 बटा में कितना है 10, और 1 बटा में क्या है भी। ये देखिए ध्यान से, माइनस है प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत किसी को? देखिए आगे हम क्या करेंगे, यानी -1 बटा में 10 है, राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 15 बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा भी। इतना बात समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, इसको एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, पता है जी 30। क्या एलसीएम आएगा 30, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 10 तिहाई, 10 तिहाई कितना, 10 तिहाई। देखिए ध्यान से एलसीएम, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए यहाँ से समझ में आया बात, कोई दिक्कत किसी को? एफ का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है, 1 बटा एफ बराबर क्या होता है 1 बटा भी प्लस क्या होता है 1 बटा यू। एफ का मान क्या दिया था -10, तो -1 बटा 10 रख दीजिए। यू का मान कितना दिया था -15, तो 1 बटा 15 हो गया है। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट, नहीं दिखा तो नोट कीजिए, नोट कीजिए। दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। इसमें नहीं दिखाई देगा, वीडियो बना रहे हैं। चल नोट कर। यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए देखिए, केवल 3 फार्मूला याद हो जाएगा तो मैं समझा रहा हूं तो एक बार नहीं 20 बार बोल रहा हूं, लेकिन जैसे अगर 3 फार्मूला इसको याद है 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आने वाला है। पेपर उठा कर देखेंगे 3 दिखाई दे रहा है, एकदम इजी है एकदम। जिसको मैंने कि 5 में 6 में पढ़ लिया है भिन्न के सवाल, वो फटाफट कर देगा। कुछ है नहीं, फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में 5 6 2 7 चैप्टर है ना, 7 में 3 में तो सवाल नहीं है, और जो 4 में सवाल है उसमें दमे नहीं है। मिटा दे इसको। देखिए अभी हम देखे थे कि माइनस क्या आया था, बोलिए तो -1 बटा कितना था 15 था कि 10 था, 10 था, अब माइनस कितना प्लस था 1 बटा 15, अब बराबर क्या था 1 बटा भी। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। देखो 10 के पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे 30 जाएगा 3 बार, तो -30, -3 हो गया 15 दूनी 30। अब देखिए -3 में से +2 निकल जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा -1, तो -1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 बराबर 1 बटा क्या हो गया भी। देखो ऊपर सेम अंक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो कट जाता है, नीचे भी सेम अंक रहेगा तो कैंसिल, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो भी बराबर कितना आ गया माइनस कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो है दर्पण से दूरी कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट तो निकल गया हमारा, कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज और बात ध्यान देना, यहाँ पर माइनस आया है, क्या आया है माइनस। अब माइनस आया है तो दर्पण के क्या होगा सामने प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण क्या बताएंगे क्वेश्चन कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्पर्श करके कैसे पहचान करेंगे और प्रतिबिंब को देखकर कैसे पहचान करेंगे, अलग अलग बात को क्या करेंगे समझेंगे। देखिए स्पर्श करके हम कैसे पहचान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान देना है, अगर जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। बीच से जो रेखा जाती है जहाँ कट करती है उसको पोल बोलते हैं, और रेखा को क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं रेखा को, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए ये मिरर का पहला सिरा M1 है, ये सिरा क्या है M2 है। देखिए हम कैसे पहचान करेंगे स्पर्श करके। देखिए अगर प्रकाश के परावर्तक, अगर प्रकाश को ध्यान देना है, अगर प्रकाश के परावर्तक तल, अगर प्रकाश के परावर्तक तल उभरा होगा, प्रकाश के परावर्तक तल क्या होगा उभरा होगा, प्रकाश के परावर्तक तल उठा होगा तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण। किसी दर्पण के परावर्तक तल, किसी दर्पण के परावर्तक तल के उठा हुआ भाग होगा तो समझ जाएंगे, किसी परावर्तक तल के दर्पण के उठा हुआ भाग होगा समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। अब परावर्तक तल धंसा हुआ भाग से जाएगा तो हम उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे अवतल दर्पण। यानी उठा हुआ भाग से परावर्तक तल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ भाग से परावर्तक तल से प्रकाश जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कौन सा दर्पण अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे अवतल दर्पण। और जो एकदम समतल होगा
तो हम उसे बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? समतल दर्पण। देखिए ध्यान से हम स्पर्श करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण क्या है, उत्तल है, और कौन सा दर्पण क्या है, अवतल है। देखिए हम जब किसी दर्पण को स्पर्श करते हैं, अपरावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ भाग से जाता है, तो हम उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। धंसा हुआ भाग से परावर्तक तल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो समतल होगा, समान रूप से होगा, हम उसे बोलेंगे समतल दर्पण। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देखकर हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। देखिए आगे हम प्रतिबिंब को देखकर कैसे बताएंगे कि अवतल है कि उत्तल है, कैसे देखकर बताएंगे अवतल है कि उत्तल है। देखिए ध्यान से, अगर बड़ा फिगर क्या करना है, बड़ा फिगर देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि अगर ध्यान दीजिए, और छोटा फिगर देखना है तो हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो कि कोई भी दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी दर्पण के सामने हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को क्या करेंगे, रख कर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे हटाते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखकर धीरे धीरे क्या करते हैं, हटाते हैं। और जैसे छोटा बनता जाएगा तो समझ जाइए कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। जैसे छोटा बनता जाएगा तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। किसी दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे और उसको धीरे धीरे हटाएंगे, छोटा बनते हो जाएगा तो कौन से दर्पण को देखकर बताएंगे, तो उत्तल दर्पण। और जब धीरे धीरे हटाते हुए जाएंगे अब बड़ा बनता जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। देखिए हम कैसे प्रतिबिंब को देखकर बता सकते हैं कि अवतल दर्पण है, और कौन से बताएंगे हम कि उत्तल दर्पण है। देखिए ध्यान से, दर्पण को कैसे देखकर बताएंगे हम, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, धीरे धीरे पीछे हटाएंगे, जैसे हटाएंगे छोटा होते हो जाएगा तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण, अब बड़ा होते हो जाएगा तो क्या समझेंगे, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को देखकर बता सकते हैं कि इस प्रकार हम दर्पण के क्या कर सकते हैं, देख कर बता सकते हैं, दर्पण के सामने प्रतिबिंब को रख कर बता सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है। बात समझ में आया होगा, क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अगला हेडिंग क्या है, समझेंगे। देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए समझने वाली बात है कि अवतल का उत्तल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए ध्यान से, अवतल का उत्तल का दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हम देखे थे कि अवतल में जो बन रहा था फिगर वो बड़ा बन रहा था, और उत्तल में क्या बन रहा था, छोटा बन रहा था। तो देखिए अवतल का प्रयोग हम कैसे समझेंगे बात, अवतल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल का पहला प्रयोग क्या है, पहला उपयोग क्या है, दाढ़ी बाल बनाने में। सैलून में क्या करता है, सैलून में आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, सैलून में छोटे छोटे बाल रहता है, उस बाल को क्या करना है, ऐसे सैलून वाला चाहता है कि बड़ा बड़ा क्या करता है, बाल काटने वाला नाई देखता है कि बड़ा बड़ा बाल दिखे, आसानी से काटे। इसलिए हम सैलून में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सैलून में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सैलून में बाल और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा ध्यान देने वाला है, जैसे कि हम चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, कान में अगर कोई खराबी आ जाए, कान में कोई रोग हो जाए, नाक में कोई रोग हो जाए, छोटा रोग हो जाए, दिखाई न दे, तो उसको हम क्या करते हैं, देखने के लिए कौन सा दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी या किसी चीज को हम यंत्र से देखते हैं तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का। कान नाक के चिकित्सक के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी में छोटे वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का 3 प्रयोग कौन कौन है, तो अवतल दर्पण का 3 प्रयोग कौन है। पहला है दाढ़ी बाल बनाने में, सैलून में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, कान नाक के चिकित्सक डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे वस्तुओं को बड़े वस्तु के रूप में दिखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया तीनों प्रयोग। अब देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। उत्तल में क्या करते हैं, छोटे वस्तुओं को दिखना है स्पष्ट। तो देखिए ध्यान, ट्रक है, जैसे बस है, गाड़ी मोटर वाहन है,
जैसे उसमें क्या करते हैं, साइड में ड्राइवर क्या करता है, शीशा लगा देता है ताकि पीछे वाला बाइक वाला क्या करे, कोई यात्री आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है बाइक से चाहे जो भी है टू व्हीलर से, तो उसको दिखाई दे, चाहे कोई गाड़ी आ रही है तो भी दिखाई दे। इसलिए क्या करता है, यानी ड्राइवर क्या करता है, ट्रक बस का ड्राइवर क्या करता है, शीशा साइड में लगा देता है अपने ड्राइवर, उसमें क्या करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी ट्रक बस जो ड्राइवर अपने पास शीशा लगाता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और प्रयोग है, जैसे लैंप है, लैंप क्या करता है, लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार समझ में आया होगा आपको कि अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, फिर एक बार समझेंगे हम। अवतल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में, सैलून में, दाढ़ी बाल बनाने में। दूसरा डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सक में क्या करता है, कान नाक के चिकित्सक करने में। तीसरा क्या है, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। किसका प्रयोग, उत्तल दर्पण का। उत्तल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, तो लैंप में करते हैं। लैंप को प्रकाश के रूप में देखने में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या था, जैसे कि ड्राइवर क्या करता है, बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर क्या करता है, साइड में शीशा लगाता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और साथ में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि क्या करें, बहुत लोगों के पास वीडियो पहुंचे, ताकि क्या हो, हेल्प हो। सेकेंड जो है, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पीछे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बता ही दिए हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे, जो बोर्ड की परीक्षा में गारंटी के साथ क्या करेगा, एक दो क्वेश्चन क्या होगा इसमें से आने वाला है। देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। अभी तो हम देखे थे कि प्रकाश क्या कर रहा था, जा रहा था, कहीं से किसी से टकरा रहा था, टकरा कर क्या हो रहा था, वापस आ जा रहा था। तो प्रकाश जो है किसी से जा रहा था, टकरा कर वापस आ जा रहा था, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या करता है, जैसे बैट से क्या करता है पता है, जो बैट्समैन क्या करता है, कोई बॉलर बैट्समैन को क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो बैट्समैन क्या करता है, बैट से बॉल को मारता है, तो वापस बॉल क्या होता है, आ जाता था। उसी प्रकार उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जाता था, वहां से क्या मार खाकर क्या हो जाता था, आ जाता था। लेकिन आज हम देखिए प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश आज मार खाकर नहीं आने वाला है। प्रकाश क्या करेगा, आज जाएगा और किरण के साथ जाएगा और उसके बाद वहां से लेकर आएगा। देखिए कैसे प्रकाश का, उसको हम अपवर्तन कैसे कहेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ध्यान से, ये जो है ध्यान दो, बीच में बोलो मत। देखो ये क्या है, अभिलंब। ये इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा को अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। थोड़ी सी आवाज स्लो करके बोलिए। देखिए ये जो है ऊपर वाला जो है क्या है, पहला माध्यम, माध्यम बताओ रास्ता, और नीचे वाला कौन सा है, दूसरा माध्यम। ऊपर वाला पहला माध्यम, नीचे वाला कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम। देखिए ऊपर वाला को हम बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल। क्या बोलते हैं ऊपर वाला को, विरल माध्यम। और नीचे मान लो कि कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो नीचे जो है सघन माध्यम है, ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला देखिए विरल का मतलब क्या होता है, जहां पर अणु जो है कम संख्या रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। जहां अणुओं की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। याद हुआ, जहां मतलब कि माने फाफर बोल देला भोजपुरी में, ध्यान दीजिए। और सघन मतलब क्या है, फना। तो जहां पर विरल मतलब यानी अणुओं की संख्या कम रहेगी, और सघन मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो विरल आप सघन समझ में आ गया। विरल का मतलब अलग अलग, बहुत कम अणुओं की संख्या। सघन मतलब क्या होता है, ज्यादा अणुओं की संख्या। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ध्यान से, अब प्रकाश क्या करेगा, चलेगा। प्रकाश क्या करेगा, चलेगा। कहां से चलेगा, विरल माध्यम से। जहां अणुओं की संख्या कम रहेगा वहां से क्या चलने वाला है, प्रकाश चलने वाला है। अब प्रकाश क्या करेगा, विरल माध्यम से चलना प्रकाश प्रारंभ कर दिया। प्रकाश कहां से प्रारंभ कर दिया है, विरल माध्यम से चलना प्रारंभ कर दिया। अब ये कहां प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में। कहां प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में। तो देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण माने प्रकाश जो है, प्रकाशवा क्या करता है, किरण के साथ में जा रहा है। प्रकाश जब प्रकाश किरण के साथ में, जब प्रकाश
किरण, यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में। जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। कहाँ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ। देखिए जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से चलता है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। झुक जाता मतलब थोड़ा सा झुका हो जाता है। मान लीजिए कि किरण के ये ससुर जी है, कौन है ससुर जी, अभिलंब, ससुर जी की तरफ झुक जा रहा है। झुकने को सर है नो, अब उनका क्या है, पतला पता है, किरण को ले जाना है, इसीलिए क्या करे, झुक जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जाता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। बात समझ में आया। और जैसे ध्यान दो उल्टा, जैसे सघन माध्यम से कहाँ जाता है, विरल माध्यम में, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। देखिए पहले आ रहा था अपने, ये अभिलंब क्या है, किरण के ससुर जी हैं, यहाँ पर आ रहा था तो पास में चला जा रहा था, भाई डर था। लेकिन जैसे अपने माध्यम में जा रहा था, अपने घर द्वार के पास, कैसे क्या हो रहा था, एकदम अलग हट जा रहा था। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद हुआ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है उल्टा, तो अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं आता। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये इधर ध्यान दो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो ध्यान से, तीनों जो था, प्रकाश था, प्रकाश जब आता है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। प्रकाश जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश जो है चलता है विरल माध्यम से, तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। हमारा तो मोह टूट जैसे कि बार बार जो है प्रवर्तन करवा, तो मोह बार तलाक देने एकदम अपवर्तन में आओ, पहले बहुत प्रवर्तन पहुंच चुके बिना। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से चलता है, कहाँ जाता है, सघन माध्यम में जाता है, तो कहाँ मुड़ता है, कहाँ झुकता है, अभिलंब की तरह झुक जाता है। और जैसे आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जैसे सघन माध्यम प्रवेश करता है, तो क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को। जैसे सघन माध्यम से उल्टा जाएगा विरल माध्यम से, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आया। देखिए ये आपतित किरण का बिंदु वही है, अपवर्तित किरण का भी बिंदु क्या है, वही है, और अभिलंब का बिंदु क्या है, वही है। तो देखिए जब पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम बताइए, क्या बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्न कितने नियम है, दो नियम। कितने नियम है, दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न कितने नियम है, दो नियम। तो दो नियम कौन कौन है, पहला देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु में होता है। क्या होता है, एक ही बिंदु में या एक ही तल पर होता है। बस समझ में आया। पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम क्या है, याद होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है या एक ही तल पर होता है। याद हो गया, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ध्यान से, दूसरा नियम क्या है, देखिए आने वाले किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। थोड़ा सा दूसरे माध्यम जाता है तो रिफ्लेक्शन रेज। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। तो आने वाले किरण को हम आई से डिनोट करते हैं, और जाने वाले किरण को किससे करते हैं, आर से। बस समझ में आया। तो देखिए ध्यान से, साइन हम पढ़े थे कहां पर, मैथ में पढ़ते हैं साइन थीटा। तो साइन को हम क्या बोलते हैं, जया। क्या बोलते हैं, जया। देखिए तो दूसरा नियम ये है कि अब आपतित किरण के साइन के जया, आपतित किरण के साइन के जया, अपवर्तित किरण के साइन के जया आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। आपस में क्या होता है, समानुपाती।
देखिए अपवर्तन के दो नियम है, पहला याद हो गया, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है, याद हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण यानी आपतन कोण, आपतित किरण मतलब आपतन कोण, आपतन कोण के जया, आपतन कोण के जया, साइन क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। आपतन कोण के जया अपवर्तित किरण के जया, देखिए ये वाला जो है जया, ये वाला जया, दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है, दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। तब सूत्र क्या हो जाएगा, साइन आर, समानुपाती के चिन्ह है, ये अल्फा जैसा बनता है तो किसका चिन्ह है, समानुपाती का। साइन क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई, साइन क्या हो जाएगा आर, आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो दूसरा नियम समझ में आया, क्या नियम समझ में आया, आपतित किरण का जया अपवर्तित किरण का जया दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है, याद हो गया, दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, हाँ याद रखना है कि समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट समझ में आता है जी, कांस्टेंट मतलब नियतांक, क्या होता है, नियतांक। तो देखिए हम इस नियतांक को क्या लिखे हैं, n, क्या लिखे हैं, n, तो n बराबर क्या हो जाएगा पता है जी, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा जी। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है, n बराबर साइन आई बटा क्या है, साइन आर। साइन आई क्या है, आपतित किरण के जया है, और साइन आर क्या है, अपवर्तित किरण के जया है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कौन सा नियम है, दूसरा नियम, याद हो गया बात। देखिए इससे हम बोलते हैं स्नेल के नियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इससे, देखिए परीक्षा में आता है, कई बार आया है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, याद हुआ। तो स्नेल के नियम किसे कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम था पता है जी, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है, याद हो गया। अब देखिए दूसरा नियम था, आपतित किरण का जया अपवर्तित किरण का जया एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो साइन आई समानुपाती क्या हो जाएगा, साइन आर, साइन आई बराबर हम कांस्टेंट प्रयोग करते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, तो n लगा दिए साइन आर, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है लेफ्ट में, इसके गुणांक क्या हो जाएगा नीचे, तो साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम करते हैं, याद हुआ। कोई दिक्कत किसी को। देखिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में क्या कीजिएगा, लाइक और क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।